अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो जिसके जरिए हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन ये हो जाएगी कि इट इज आर डिवाइस विच इज यूज टू विच इज यूज टू measure which is used to measure unknown resistance unknown resistance in the circuit। यानी कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस है, तो उस रेजिस्टेंस को या उस अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है नल कंडीशन या बैलेंस कंडीशन। अब ये नल कंडीशन और बैलेंस कंडीशन क्या होता है, इस चीज को अभी हम इसकी डायग्राम के अंदर देखेंगे। तो इसे ये भी कहा जाता है कि ये बैलेंस कंडीशन और नल कंडीशन जो है वो आती है, नल कंडीशन। ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन पे बात आ जाती है। तो देखिए इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ये है कि इसके अंदर टोटल जो है वो 4 रेजिस्टेंस है, 3 नोन और एक अननोन। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि देयर आर 4 रेजिस्टेंस, देयर आर 4 रेजिस्टेंस, वन इज देयर आर 4 रेजिस्टेंस, थ्री इज नोन, थ्री इज नोन एंड वन इज अननोन। एक जो है वो क्या होगा? अननोन होगा, वन इज अननोन। तो अब थ्री कौन कौन सी नोन है? तो यहां पर आपको जो नजर आ रहा है वो है पी, क्यू और आर, ये है नोन। जबकि इसके अंदर जो वन है, एस, वो है अननोन। और ये हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो देखें क्या होगा कि जब यहां से करंट मूव करता है तो वो करंट जाएगा और वो करंट इस ए पॉइंट पर आके डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट के अंदर। ठीक है। यहां से फॉर एग्जांपल करंट चला आई, और ये करंट जब जाएगा तो पी से भी गुजरेगा और आर से भी गुजरेगा। तो जो पी से गुजरने वाला करंट है उसे हम कह देते हैं कि वो है I1, और यही करंट क्यू से भी गुजरेगा, इसे भी हम कह देते हैं I1। और ये करंट है I2, तो जो एस से गुजरेगा करंट वो भी क्या होगा? I2 होगा। ठीक है। और सी पॉइंट पर जाने के बाद दोबारा से जो करंट होगा वो एड अप हो जाएगा, और यहाँ पर पहुंचने वाला जो करंट है वो किसके बराबर होगा? I। तो आप देखें कि किस तरह से करंट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है पी क्यू आर एक्स पे। गैल्वानोमीटर जो है वो लगाया गया है बैलेंस कंडीशन या नल कंडीशन को ऑब्जर्व करने के लिए। अब यहाँ पर यह है कि जब ये ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो इस मींस यहाँ पर गैल्वानोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। और ये जो नल रीडिंग है यही गैल्वानोमीटर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकें। अब देखें कि जो I1 करंट है वो फ्लो कर रहा है पी से, एंड देन वही करंट क्यू पर जाता है। I2 करंट गुजर रहा है आर से, और वही करंट कहाँ पर जाता है? एस पे जाता है। यहाँ पर जो आर का करंट है I2, इसे हम क्या करते हैं? वेरिएबल करंट। और इसको हम रियोस्टेट की मदद से क्या करते हैं? चेंज करते हैं और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि I1P से गुजरने वाला करंट और I2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम होता है, तो अगर हम कहें कि जो भी पोटेंशियल है अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, वो इक्वल होगा अक्रॉस ए बी, वो इक्वल होगा पोटेंशियल अक्रॉस एडी, पोटेंशियल अक्रॉस एडी। अच्छा, और इसको हम किरचॉफ लॉ के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सिंपल मेथड है कि आपसे पोटेंशियल को यहाँ पर ऑब्जर्व कर ले, तो ये आपके पास सॉल्व हो जाता है। I1P इज इक्वल्स टू I2R, I1P इज इक्वल्स टू I2R। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो I1Q है वो बराबर होगा I2S के। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
कि अगर यही पोटेंशियल आप ऑब्जर्व करते हैं या आप इसको देख रहे होते हैं, सिमिलरली I1Q इज इक्वल्स टू I2S, और ये हो गई सेकंड आपके पास इक्वेशन। अब यहां पर अगर आप देखें तो दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी कि I1P डिवाइडेड बाय I1Q इज इक्वल्स टू I2R डिवाइडेड बाय I2S। तो आप यहाँ पर देखें कि ये I1 I1 से कैंसिल, I2 I2 से कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बच जाएगी? तो ये बच जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। ठीक है। अब यहां से हमने फाइंड आउट क्या करना है, अगर हमने यहाँ से S फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो अननोन मैंने कहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा QR डिवाइडेड बाय P। तो अब देखें कि अगर तीन रेजिस्टेंस आपको पता है तो क्या चौथी रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, और यही आपके पास मेथड है जिसको हम यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है ना। तो जहां कहीं भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, हम वेट स्टोन ब्रिज क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिर वेट स्टोन ब्रिज के बाद नेक्स्ट जो डिवाइस आती है उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करती है, मेजर करती है। अच्छा, अब इसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि इट इज अ नल टाइप, इट इज अ नल टाइप रेजिस्टेंस, नल टाइप रेजिस्टेंस नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस। और क्या करती है ये डिवाइस, फॉर measuring, फॉर measuring potential difference, potential difference। तो ये क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होगा, तो जो प्रिंसिपल है इसका, वो बैलेंसिंग या अननोन ईएमएफ जो है उसके अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर करना है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि वर्किंग प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट, अच्छा इसको हम कंपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग एंड, बैलेंसिंग एंड अननोन, अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट अननोन, अननोन पोटेंशियल डिफरेंस, अननोन पोटेंशियल डिफरेंस आइदर फुली और पार्शियली, आइदर फुली और पार्शियली। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका प्रिंसिपल है वो यही है कि बैलेंसिंग के जरिए हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपके पास एक अननोन वोल्टेज है जो कि ऊपर वी मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ये एक नोन वोल्टेज है वी, जो कि बैटरी आपने कनेक्ट की हुई है। और कोई अननोन रेजिस्टेंस आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ है एल, इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी आर। और एक रेजिस्टेंस है जो कि हमने कंपेयर करके कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर ये होता है कि रियोस्टेट और एक जॉ की लगाई जाती है अननोन वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो जहां पर ये कंडीशन बैलेंस हो जाएगी, गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि अभी हमने वेट स्टोन ब्रिज में पढ़ा था
कि वो पॉइंट जहां पर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, वहां पर आपके पास जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगी, जीरो। फिर उस डिफ्लेक्शन की बेसिस पर हम अननोन वोल्टेज क्या कर सकते हैं, यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों की लेंथ का हमने क्या करना है, रेशो लेना है, और उस रेशो से आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट से अगर मैं कहूं कि एक लेंथ है L1 और दूसरी लेंथ है L2, या LX और LY से रिप्रेजेंट कर दें, तो दोनों का जब हम रेशो लेंगे तो जो VX है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं कि अगर हम कहें कि इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या जो भी टर्मिनल आपके पास कनेक्टेड है इनिशियली R1 के साथ, उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो E1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L1 के। तो जो E2 होगा, E2 सिमिलरली E2 इज ग्रेटर देन L2, ठीक है। E1 ग्रेटर देन L1, E2 ग्रेटर देन L2। और अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लें तो ये इस तरह से आएगा कि E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाई L2। अब देखें यहाँ पर E1 और L1 जो है, वो आपको L1 और L2 नोन है, E1 भी नोन है। अगर आप यहाँ से E2 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रीअरेंज कर लें, तो ये हो जाएगा E1 L2 डिवाइडेड बाई L1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। तो अब L2 और L1 दो लेंथ है जो कि बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है, और E1 क्या है, नॉन ईएमएफ है। तो अगर हमें इन बैलेंसिंग लेंथ के बारे में पता चल जाए, ये बैलेंसिंग लेंथ है, और इस बैलेंसिंग लेंथ का हमें कैसे पता चलता है कि जहां पर आपका डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और E1 क्या है, ये है नॉन ईएमएफ। नॉन ईएमएफ जो कि आपने शुरू में कनेक्ट किया होगा कंपेयर करने के लिए, नॉन ईएमएफ। और E2 क्या है, ये है अननोन ईएमएफ। तो ये एक तरह से कंपैरिजन मेथड है, अननोन ईएमएफ, ठीक है, जो कि बैलेंसिंग कंडीशन के ऊपर वर्क करता है, और ईएमएफ क्या कर लेता है, फाइंड आउट कर लेता है, या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेता है, जिसके बारे में आपको नहीं पता होता। तो अब ये पोटेंशियोमीटर सिर्फ और सिर्फ यही नहीं करता कि वो अननोन ईएमएफ को फाइंड आउट करे, बल्कि इसकी और भी एप्लीकेशन है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो वो एप्लीकेशन क्या होगी। तो देखें उसके अंदर ये आ सकता है कि इट इज यूज टू डिटरमाइन, सबसे पहला तो डिटर्मिनेशन ऑफ, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो सेल की ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ठीक है, उसके लिए भी इसको हम यूज करते हैं। फिर ये कंपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है दो सेल्स को, टू कंपेयर द, कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सोर्सेस, ऑफ टू सोर्सेस। तो ये दो सोर्सेस की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, और ये यूज किया जाता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी यूज होता है। तो सिर्फ और सिर्फ यही एप्लीकेशन नहीं है कि आप इसके जरिए ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, बल्कि इसकी एप्लीकेशन के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना, ईएमएफ सोर्सेस को कंपेयर करना, या फिर पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, थर्म हीट से रिलेटेड है, और रेजिस्टर यानी कि अगर देखा जाए तो शॉर्ट में हम इसे कह सकते हैं कि थर्मिस्टर इज अ थर्मल रेजिस्टर, इट इज अ थर्मल रेजिस्टर, थर्मल रेजिस्टर,
ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि ये एक हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है, जिसमें रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि अ थर्मिस्टर अ थर्मिस्टर is a heat sensitive resistor, is a heat sensitive resistor, heat sensitive resistor. It means it means that their resistance their resistance changes with changes with change of change of its temperature. तो ऐसा रेजिस्टर जो कि टेम्परेचर के चेंज करने से अपनी रेजिस्टेंस चेंज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मिस्टर कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये थर्मल रेजिस्टर है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है। इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल। और वो सेमीकंडक्टर मटेरियल में ज्यादातर हम सेमीकंडक्टर ऑक्साइड्स जो है वो यूज करते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, ये क्या होता है, इसके अंदर शामिल होता है। फिर अगर शेप की बात करें तो इसको इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, रॉड्स या वॉशर्स के तौर पर हम देखते हैं। इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ डिस्क डिस्क, रॉड्स, वॉशर्स वॉशर्स और ब्रेड्स एक्सेट्रा। तो इस फॉर्म के अंदर जो है वो इसकी शेप आपको देखने को मिलती है। फिर टाइप्स पर अगर आ जाए तो जो थर्मिस्टर होते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट की बेसिस पर दो टाइप्स के अंदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर। और वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? तो नंबर वन है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और दूसरी है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो पीटीसी और एनटीसी होता है, इसमें टेम्परेचर का रेजिस्टर के साथ क्या रिलेशन होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अगर पीटीसी की बात करें तो पीटीसी यही कहता है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। जबकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर आर का टी के साथ क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। तो जहां पर आपके पास रेजिस्टेंस टेम्परेचर ज्यादा होगा, वह रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। तो ये आपके पास दो किस्म के क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। पीटीसी और एनटीसी दो टाइप्स होती हैं रेजिस्टर की। फिर यहाँ पर थर्मिस्टर को एज ए पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इस थर्मिस्टर की। तो इसके बारे में मैं ये पॉइंट लिख सकता हूँ कि द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मिस्टर, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मिस्टर थर्मिस्टर इज दैट
it can be it can be used as potential divider, used as potential डिवाइडर। तो इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, और ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। वजह क्या होती है, क्योंकि थर्मिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। इस तरह से हम वोल्टेज जब इसका मेजर कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, तो हम नॉन रेजिस्टेंस की बेस पर इसकी पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ कि जो भी आपके पास रेजिस्टेंस है, थर्मिस्टर रेजिस्टेंस चेंजेस, थर्मिस्टर रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर रेजिस्टेंस changes with temperature, with temperature, allowing desired voltage measurement based on temperature variation, when connected to a known resistor, when connected to a known resistor। तो ये इसका पॉइंट है कि किस तरह से ये जो है वो थर्मिस्टर एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज किया जाता है। जब हम किसी नॉन रेजिस्टेंस के साथ इसको क्या करते हैं, जो है वो कनेक्ट करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हम कंपेयर करते हैं, तो ये फिर पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट की जो है वो वैल्यू आपको बताता है, नॉन रेजिस्टेंस वैल्यू इन अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सारी है कि डिजिटल थर्मोमीटर्स के अंदर यूज किया जाता है, एयर कंडीशनर के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, ठीक है, ताकि जो इंजन होते हैं उनमें यूज किया जाता है ताकि ओवर हीटिंग ना हो उसके अंदर। फिर बैटरीज की जो चार्जिंग होती है उसमें ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, फिर फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, और जो मॉनिटर्स वगैरह होते हैं या इंक्यूबेटर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मिस्टर को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो था वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, थर्मिस्टर से रिलेटेड। तो अब इसकी एग्जाम। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।